नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 12 तारीख है, यानी कि आज बिहार विधानसभा में जिस खेले का हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि खेला हो सकता है, वो खेला हो चुका है। जी हाँ, सेंध मारी दोनों ही तरफ हुई, लेकिन आखिरकार जीत हुई है सत्ता पक्ष की। लेकिन आपने देखा कि आज तेजस्वी यादव जब सदन में उठते हैं तो तेजस्वी सिर्फ उठते ही नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव गरजते हैं, तेजस्वी यादव बरसते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट नवेंदु जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत समरी जी जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा नवेंदु जी, जिस खेला का हम जिक्र कर रहे थे कि खेला हो सकता है, क्या खेला होगा, वो खेला हो चुका है। इस खेल को नवेंदु जी कैसे देखते हैं? खेला तो हो गया है, लेकिन अब ये खेला अभी खत्म नहीं हुआ है। खत्म नहीं, वो जारी रहेगा, इसलिए कि राजनीतिक तौर पर जारी रहेगा। जी। और तेजस्वी यादव का जो भाषण हुआ, उस भाषण ने ये बताया कि ये खेला आगे भी जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। वो कंटिन्यू इस तौर पर रहेगा कि एक जो सबसे मुझे ये लगा कि पता नहीं नीतीश कुमार कब तक ठहरेंगे एनडीए में। जो तेजस्वी ने जिस तरीके से उन्हें राजा दशरथ बना के और फिर जिस तरीके से उनकी मजम्मत की और फिर जिस तरीके से तमाम कहानियां और बिंब गढ़े उसने, तो और फिर आगे की राजनीति के भी जो रास्ते उन्होंने बताए, तो नीतीश कुमार बहुत सहज नहीं दिखाई दे रहे थे। जो उनका बॉडी लैंग्वेज या चेहरे का जो एक्सप्रेशन था, तो और तेजस्वी ने ये भी इशारा कर दिया कि अब तो बोलने दीजिए। जब उनको टोका गया कि अब हो गया, तो उन्होंने कहा कि अरे आज बोलने दीजिए, अब इसके बाद कहाँ भेंट होगी, अब तो जनता के बीच भेंट होगी। तो अब ये जनता के बीच जाने वाली बात है। वो अलग बात है कि टेक्निकल पहलू अभी भी कुछ हैं, जैसे कि अभी सदन में ठीक है कि आज जैसे आपने देखा होगा कि जो उनका 3 आरजेडी के विधायक जो इधर पाला बदल कर आ गए, तो अब आप सोचिए कि वो 3 आए तब जाकर के इनका जो है 225 हुआ, सॉरी 125 हुआ। तो अगर वो 3 नहीं आए होते तो 122 पर अटके हुए थे। ये बिल्कुल 122 पर अटके थे, 122 पर अटके हुए थे। और 122 पर उनका अटकना, वो हो सकता है कि वो एक आध भी इधर उधर होने से तो फिर तो वो हार जाते। फिर ये अविश्वास प्रस्ताव तो जीते भी किसके बदौलत, तो फिर आरजेडी के बदौलत। तो ये फिर बता रहा है। और आरजेडी में भी उन बाहुबली विधायकों के बैकग्राउंड जिसको बोलेंगे, ये तीनों विधायक देखिए, तीनों का हिस्ट्री सीट क्या है। प्रहलाद यादव, ठीक है कि वो आरजेडी के मूलतः रहे हैं, वो समता पार्टी में भी रहे और जो भी है, लेकिन वो बालू कारोबारी हैं बहुत बड़े। और लखीसराय में कौन नहीं जानता है उनको। तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, तो तीसरा जो है आनंद मोहन, तो ये सबकी गर्दन जो है कहीं न कहीं फंसी हुई है, गर्दन फंसी। हाँ, ये सब लोग कहीं न किसी से एक तरह से जो क्राइम का जो एक पूरा हिस्ट्री सीट है, सबके साथ चस्पा है। वो सब कोई जानता है, पूरा बिहार जानता है। तो एक जो ये ऐसे ही 3 विधायक लास्टली आए, तोड़े गए आरजेडी के, तो एक तो ये है कि ये 2 बातें इससे पता चलती हैं जो कि सामने आया। एक तो ये कि क्या वो नीतीश जो एक पलटी मार मुख्यमंत्री के रूप में, मान लीजिए अपनी छवि उन्होंने इस बार गढ़ ली और 9वीं बार पलटी मारा उन्होंने, लेकिन क्या ये नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार है जो, हाँ, कि जो बाहुबलियों को कंट्रोल करने के लिए स्पीडी ट्रायल की बात करते थे। तो क्या ये बाहुबली के सारथी नीतीश कुमार हैं राजनीति में? अब ये सवाल भी आएगा और विपक्ष इसको लेकर आएगा। वैसे आपको ये भी बता दें कि अब अतीत में जाएं तो जब 2000 में पहली मर्तबा जब मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, जो हफ्ता दिन के लिए, तो उस मुख्यमंत्रित्व काल में भी उन्होंने उनको अंतिम भरोसा जो है वो बाहुबली विधायकों का ही था, जो निर्दलीय जीत के कई आए थे। और फिर उनका एक ग्रुप बनाया गया था और उन्होंने समर्थन उनसे लिया था। नीतीश कुमार ने बेहिचक
इसीलिए नीतीश कुमार आगे उसके बाद की जो उन्होंने राजनीति की वो एक छवि के साथ की कि हम बाहुबलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन फिर इतिहास ट्रिपल सी के अगेंस्ट है। हाँ, और इतिहास चक्र देखिए फिर कैसे दोहराया 2024 में आके फिर बाहुबलियों की उनको जरूरत बचाया पड़ी। किसने, तो 3 बाहुबलियों ने। जी, तो अब एक तो ये बात है, दूसरी बात क्या है कि ये तीनों विधायक कैसे मैनेज हुए, अंतर कथा क्या है, तो सीधे सीधे देखिए कल रात की रात जो कयामत की रात जो बताई जा रही है, तो उस रात में जो ऑपरेशंस हुए तो आपने देखा होगा कि तेजस्वी के घर पर छापे पड़े और 2-2 बार छापे पड़े, और छापे भी कोई पूछताछ के स्तर पर नहीं, मतलब पूरी कुमुक लेके, माने पूरा फौज लेके और पुलिस छावनी में ही, हाँ पुलिस छावनी में, और जैसे लगा कि कोई आतंकवादी को पकड़ने जा रहे हैं। तो ये जो नज़ारा देखा गया लोकतंत्र में, ये नीतीश जी को भी शायद मुझे लग रहा है कि सोचना चाहिए कि इस तरह से अगर आगे काम होगा तो ये क्या वो उनके कहने पर ऐसा हुआ, क्योंकि पुलिस और गृह विभाग तो उन्हीं के पास है, लेकिन कल जिस तरीके से पटना की सड़कों पर नित्यानंद राय देखे गए, 5 देशरत्न मार्ग पर भी देखे गए, फिर वो मांझी के यहाँ भी गए, फिर अमित शाह से उन्होंने बात भी कराई, जो सारी खबरें आ गई है। तो अमित शाह, नित्यानंद राय और फिर जो है जेडीयू के विधायक जो अभी तक किसी बाड़ेबंदी में नहीं थे, वो सिर्फ डिनर डिप्लोमेसी चल रही थी एक मंत्री के यहाँ, फाइनली उनको बीजेपी और जेडीयू के विधायकों को चाणक्य होटल में ले जाके मैनेज किया गया और वहाँ विनोद तावड़े और के हाथों में मैनेजमेंट दिया गया। तो ये बीजेपी जो लास्टली मैनेजमेंट में उतरी, तो बीजेपी का तो खेल आप जानते ही हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह, ये सब उसके अस्त्र शस्त्र हैं। तो क्या वो अस्त्र शस्त्र तीनों विधायकों की जो जान फंसी हुई है, तीनों का हिस्ट्री शीट जो है कि आनंद मोहन, चेतन आनंद के पिता की जान फंसी हुई है, पूनम देवी, नीलम देवी के पति अनंत सिंह, उनकी जान फंसी हुई है, और प्रहलाद यादव तो खुद ही हैं, बहुत बड़े बालू के व्यापारी हैं, जिसको पत्रकारीय भाषा में या राजनीतिक भाषा में बालू माफिया कह देते हैं लोग। तो अभी बालू माफिया पर नजर भी रही है बहुत ज्यादा, इधर बहुत सब छापेमारी वगैरह हुई थी। आप देख रहे हैं कि जब सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री थे, जब पिछली दफा गठबंधन बदला था और डिप्टी सीएम वो बने थे, तो उस में उन्होंने बालू माफिया का कहा कि अब मैं आरजेडी का आधार तोड़ूंगा, तो उन्होंने बालू माफिया पर हमला किया, बालू को लेकर के बहुत सब आंदोलन, मतलब कि खेल हो गया। तो खेल हो गया, और ये खेल जो है, तो आप जान लीजिए कि ये कहीं ना कहीं इसमें मेरा अपना मानना है कि ये अंततः ये बीजेपी का मैनेजमेंट हुआ, और उस मैनेजमेंट में ये तीनों लोग निकल कर आए, इसलिए कि आनंद मोहन को भी सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए हैं, कृष्णैया हत्याकांड में वहां मामला चला गया है, अनंत सिंह बहुत लंबे समय से बंद हैं। तो क्या अब सवाल ये भी उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन लोगों से जो भी वादे प्रॉमिस किए गए होंगे तो वो सब पूरे किए जाएं? अच्छा, ये भी हमने देखा कि आज जब तेजस्वी यादव भी खड़े होते हैं, तो मैंने शुरू में ही कहा कि तेजस्वी सिर्फ उठे ही नहीं, तेजस्वी आज गरजे हैं, और जब आज तेजस्वी गरजे हैं तो अपनी पीड़ा भी उन्होंने व्यक्त की है। देखिए, तीनों का जिक्र किया है, प्रहलाद यादव का भी जिक्र हुआ, छोटे भाई चेतन आनंद को भी याद किया, और नीलम देवी को भी बड़े सम्मान से बहुत कुछ कह गए हैं आज तेजस्वी यादव। तो उस पीड़ा को थोड़ा डिकोड करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए तेजस्वी जो एक पूरे इस प्रकरण में जब सरकार जब से गिरी और अभी तक, तेजस्वी एक बहुत ही मैच्योर्ड और बहुत ही सौम्य और बहुत ही एक डिप्लोमेट की तरह, और अब धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि उनके माने वाक्य चातुर्य या फिर जो वाक्य संतुलन है उनका, वो अद्भुत है, जो लालू यादव से भी कुछ कदम आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक शिष्ट संश्लिष्ट भाषा भी, लेकिन उसमें धार भी है, प्रहार भी है, और साथ ही साथ आदर भी है। तो ये एक तरह मैं अगर डिकोड करूं तो इस तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि सम्मान में यानी आदर भी, प्रहार भी, और फिर धार भी। तो ये पूरे आज उनके भाषण का रहा, और आगे की राजनीति का एक नक्शा भी उन्होंने आज पेश किया। तो एक बात जान लीजिए कि जो एक विक्टिम के तौर पे इस पूरे प्रकरण में ये जो पलटी मारी हुई, जिसमें कि नीतीश सिर्फ को नहीं लोग कह रहे हैं कि वो उसने पलटी मारा, बीजेपी को भी कह रहे हैं लोग कि
वो पलटी मारा जी, जी, जी। और वो विपक्ष ही बदल जा रहा है और तो पलटी भी इस बार ज्यादा बीजेपी की भी आलोचना हो रही। तो इन सब चीजों को उन्होंने निशाने पर लिया और इसमें एक वो लड़का, वो युवा जिसमें कि देखिए इतना सब कुछ हुआ, इसमें भी कभी कोई एक बयान सिर्फ 28 को आया तेजस्वी का कि खेल अभी बाकी है। उसके बाद तेजस्वी के कोई बयान नहीं आए, वो पर्दे के पीछे रहे, मैंने अपने बैठे रहे जहां भी। इवन लालू यादव का भी नहीं आया, जबकि लालू यादव तो बोलने वाले हैं और मीडिया बोलवा लेता है उनसे। लेकिन तो पूरे एक तरीके से एक नई राजनीति और नई रणनीति की तैयारी दिखाई दे रही है और ये तैयारी शायद मुझे लग रहा है कि देखिए इंडिया गठबंधन की तैयारी है। और आपने देखा होगा तेजस्वी ने ये कहा कि चचा जी यानी कि नीतीश जी, आपने जो झंडा उठाकर आप चले थे इंडिया गठबंधन, उसको हम आगे लेकर तो उसको तो आगे लेकर जाएंगे और बिहार में हम जो है रोकेंगे उसके रथ को। तो ये रथ को रोकेंगे ये कह के उन्होंने, लालू जी ने जो आडवाणी का रथ रोका था एक बार सांप्रदायिकता और उसको, तो वहां से भी जोड़ा अपने मतदाताओं को और बिहार को भी कि एक सेकुलर पॉलिटिक्स और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और इंडिया गठबंधन खत्म नहीं हुआ है, ये भी एक भरोसा दिया। और एक जो विक्टिम जिसको बोलते हैं ना कि वो तेजस्वी हुए हैं कि उनका क्या दोष, हम तो साहब नौकरी बांट रहे थे, हम तो थके हुए मुख्यमंत्री को दौड़ा रहे थे, इन्होंने कहा था कि कहाँ से पैसा आएगा, बाप लाएगा या जेल से आएगा। तो साहब फिर वो भी हमने करके दिखाया। वो भी दिखाया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो सेक्रेटरी जो उनके पास आए हाँ सिद्धार्थ जी के बारे में, और फिर उन्होंने यही बताया कि पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी अड़े रहे तेजस्वी। तो ये सब करके उन्होंने सीधे आगे का एजेंडा भी क्लियर कर दिया कि आगे लड़ाई किसकी होगी। अगर बीजेपी के पास राम है तो आरजेडी के पास रोजगार है, अगर बीजेपी के पास मंदिर है तो आरजेडी के पास अस्पताल है। तो ये जो उन्होंने एक तस्वीर खींचने की कोशिश की और साथ ही बता दिया और साथ ही साथ कि गांधी और गोडसे का भी सवाल उठाया, सांप्रदायिकता का, और लोकतंत्र और साथ साथ एक तानाशाही का भी सवाल उठाया। लेकिन एक और बात जो यहाँ पर हमें समझनी होगी कि तेजस्वी यादव ने आज साफ कह दिया कि आपने हमें अपना बेटा बताया था और हम भी आपको पिता दशरथ की ही तरह आदरणीय मानते हैं। लेकिन एक बड़ा जिक्र किया, साफ कहा कि दशरथ जी कभी नहीं चाहते थे कि उनके बेटे जो हैं वनवास में जाएं, लेकिन कैकेयी चाहती थी और आपके साथ मुख्यमंत्री जी कई सारी कैकेयी हैं। तो कैकेयी किसको कह गए तेजस्वी? देखिए समरीन, ये बिहार है और बिहार में मुहावरे भी जो है बड़ी तेजी से लोकप्रिय होते हैं। तो आज जो तेजस्वी का भाषण था और ये जो दशरथ और कैकेयी का प्रसंग उन्होंने लाया, तो ये जान लीजिए अभी आगे बहुत गूंजेगा। हाँ, ये गूंजेगा, ये जाएगा। और दशरथ कौन है ये तो क्लियर हो गया, कैकेयी कौन है इस पर उन्होंने इशारा ही किया और सबको मालूम है। लेकिन अब हो सकता है कि वो कैकेयी जो है आगे की राजनीति में एक मुहावरा बनकर किसी दल विशेष को बहुत परेशान करेगा, परेशान कर सकता है। हाँ, तो आज ये दशरथ बना करके नीतीश कुमार की वो जिस तरीके से उन्होंने जो तमाम तरह के हमले किए, तो देखिए कितनी डिप्लोमेसी, सधी हुई राजनीति जिसको बोलते हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि मेरे पिता के दोस्त भी हैं और दशरथ है मेरे लिए तो पिता समान है, हमेशा इनके साथ रहते थे। ये खुद नीतीश कुमार जो है, उनसे जब मीडिया ने पूछा था कि जंगल राज आ गया जो इस बार की सरकार बनी थी, तो मुझे याद है कि नीतीश कुमार ने ही पूरे मीडिया के सामने कहा था कि जंगल राज है ये जंगल राज है, ये जनता राज है, जनता राज। ये तेजस्वी के सामने और लेके उनके कंधे पर हाथ रख के बोले थे। तो वो तेजस्वी यादव को आप और अपनी सरकार को जनता राज बताने वाले, अब बीजेपी फिर जंगल राज का मुहावरा ले आएगी, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी पहले से फिक्स है, जब होता है तो वो ले आती है, अपने सरकार में रहती है तो नहीं, जब वो हमला करेगी बीजेपी। लेकिन अब उस हमले का नीतीश कैसे जवाब देंगे, ये एक सवाल है। और दशरथ जो है बन करके अब वो कहीं न कहीं से जिस तरीके से बांध दिया तेजस्वी ने आगे के लिए भी, और उनके अंत करते करते उन्होंने ये भी कह दिया, जैसे पूनम देवी को कहा कि किसी तरह की बात होगी तो मैं खुला हुआ मेरा दरबार और मैं हाजिर रहूंगा, आप बोलिएगा। उसी तरह नीतीश को भी कह दिए कि नीतीश जी मैंने आप भी जो है, आप कुछ भी होगा तो आगे
बिल्कुल मैं बोलिए। हाजिर रहूंगा, ये हाजिर एक रहूंगा। बड़ा इशारा जाते जाते तेजस्वी यादव ने कर दिया। तो कर क्या इसको हम ऐसे समझे कि जो बीजेपी वाले लगातार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दरवाजे क्या, हमने तो खिड़कियां भी बंद कर दी, और तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि चाचा जी जरूरत हो तो भतीजा अब भी खड़ा है। बिल्कुल बड़ा संकेत बिल्कुल है। वो तेजस्वी ने कभी ये नहीं जी, कहा, जी। और जब से सरकार गिरी है ये तब से भी नहीं कहा कि दरवाजे बंद है। देखिए तेजस्वी की, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनके पूरे, उन्होंने कहा ना कि ऐसा क्यों, आज मान लीजिए कि उन्होंने जो मजम्मत की नीतीश कुमार की, क्यों की, सम्राट चौधरी की तो क्यों की, इसीलिए कि एक राजनीति में एक लिमिट क्रॉस करके जब कोई नेता बोलता है और इसका भी ध्यान नहीं रहता है कि कल गए राजनीति में तमाम संभावनाएं होती हैं, तो फिर नजरें हम कैसे मिलाएंगे। तो आज नीतीश कुमार भी क्लास इसीलिए लेना पड़ा कि बढ़ बढ़ के जो बोलते हैं नीतीश हर बार, तो ये झूठ की जो राजनीति की खेती हो रही है इस पर भी हमला था यानी कि आज तेजस्वी ने तमाम पुल तोड़ बिल्कुल, दी। और उन्होंने एक रास्ता भी बता दिया और आगे ये संकेत भी दे दिया। और देखिए बिहार में क्या है और नीतीश कुमार के लिए क्या है, अब आगे कोई चीज स्थिति बनेगी तो बनेगी कि सीधी लड़ाई बीजेपी और आरजेडी के बीच हो। ये बीजेपी भी चाहती है अंदर से, आरजेडी भी चाहता है, लेकिन अभी जो भी राजनीतिक स्थितियां, मैंने क्यों कहा कि खेला अभी आगे भी जारी रहेगा, तो वो इसीलिए कि पता नहीं कितने दिन तक असहज और सहज हो पाएंगे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ, कब असहज होंगे कब सहज रहेंगे। तो इसके लिए भी एक कहीं ना कहीं तेजस्वी ने रास्ता दे दिया, छटपटाने के लिए रास्ता दे दिया। उसका क्या होगा प्रतिफल या फलाफल मैं इस पर नहीं जानता हूं, लेकिन नीतीश को छटपटाने के लिए, तड़पने के लिए एक तो उन्होंने दे ही दिया। और अच्छा एक और बात जो आज तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि हमारे पास बाज़ाब्ता रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स हमने मेंटेन कर लिया है। जब हम हेल्थ मिनिस्टर थे तो उस रिकॉर्ड की बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे, कौन से रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं? रिकॉर्ड्स वो बता रहे हैं कि मैंने जो उन्होंने किया जी। अब देखिए जो अस्पताल उन्होंने बनाया, आप सोचिए कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही थी उस समय जो है वो बड़ा सा अस्पताल तेजस्वी खोल रहे थे, जिसके प्रचार में भी जो अखबारों में विज्ञापन आया उसमें तेजस्वी का चेहरा नहीं आया, नीतीश नहीं उस अपना नाम तक रखा, नीतीश नहीं। तो वो उसकी बात कर रहे थे। तो हेल्थ के सेक्टर में जो काम किया उन्होंने 17 जो रिकॉर्ड बनाया, जो नौकरियों का रिकॉर्ड बनाया, जो शिक्षा के विभाग में रहते हुए शिक्षा विभाग की जो नौकरियां उन्होंने कही, जो कहा ना कि उस विभाग के मंत्री हम थे और सॉरी और जो ये शिक्षा मंत्री भी हमारे पार्टी के थे, स्वास्थ्य मंत्री खुद तेजस्वी थे। तो इन दो सेक्टर में जो काम किया वो फिर बिहार उसको मैसेज की बात कर रहे थे कि हमने मैसेज किया, मैसेज करके पूछा कि कहां तक काम हुआ, क्या काम बिल्कुल हुआ? और देखिए तेजस्वी के बोलने के बाद ही फिर विजय कुमार सिन्हा जो खड़े हुए, तो ये साफ तौर पर दो लाइन खींच दी गई और बिहार में आगे की राजनीति साफ तौर पे ये एक पोलराइज पॉलिटिक्स चलेगी। और वो पोलराइज पॉलिटिक्स कि वो राम पर बात करेंगे, ये रोजगार की बात करेंगे, ये जो है उस पर बात करेंगे, किसी और सीए एनआरसी जो मंदिर की बात करेंगे तो ये अस्पताल की बात करेंगे। तो ये एक राजनीति आएगी और ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक विक्टिम कार्ड भी जो है आज तेजस्वी ने बहुत तरीके से खेला है। और वो विक्टिम कार्ड जो है जिसकी प्रशंसा पहले भी हो रही थी और आज भी जिस तरीके से उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, जैसे वो उलझ भी सकते थे, जो कि आमतौर पर लोग कहते हैं जंगल राज, कि अब सदन में विश्वास मत हो रहा उस पर। हार किसको पसंद होती है, हार किसको स्वीकार बिल्कुल होती है? और हार तो स्वीकारने वाला बाजीगर ही होता है, बाजीगर ही होता है। देखिए बड़ी बात कह दी है नवेंदु जी ने और साफ कह दिया है कि हार स्वीकारने वाला कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि बाजीगर होता है। और तेजस्वी यादव वाकई में बाजीगर निकले हैं। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, उसको हमने आपके लिए डिकोड करने की कोशिश की है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।